इससे रिलेटेड चीजें आती हैं। क्या है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज? दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, है ना। अब बोलो क्या है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स? जैसे अभी तक हम डिफरेंट चीजों को बच्चों के बीच में बांटते आ रहे थे। अब बोलोगे डिफरेंट चीजों को बच्चों में बांटते आ रहे थे मतलब क्या हुआ सर? जैसे हम बुक्स बांट रहे थे, 6 बुक्स थी और 3 बच्चों में बांट रहे थे, ना। उन 6 बुक्स का नेचर आपने देखा होगा कि वो 6 बुक्स डिफरेंट थी। अगर वो बुक्स डिफरेंट नहीं होती तो क्या होता? यानी बुक्स अलाइक होती। जैसे अभी हमने मान लो 6 बुक्स बांटे, मान लो कि 2 फिजिक्स के बांट दिए, है ना, एस.सी. वर्मा वॉल्यूम 1, एस.सी. वर्मा वॉल्यूम 2, डिफरेंट बुक्स है ना। फिर 2 मैथ्स की अगर बांट दिया आपने, मान लो थॉमस कैलकुलस और ऐसे ही कोई एक और किताब ले लो, है ना, अलजेब्रा की। और 2 केमिस्ट्री की बांट दी, मान लो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, तो दिख रहा है सब डिफरेंट बुक्स हैं। लेकिन इसकी जगह मान लो होता कि एस.सी. वर्मा वॉल्यूम 1 की 6 किताब बांटनी होती, तो फिर इस केस में बुक्स कैसी हो गई? आइडेंटिकल। तो क्या कोई डिफरेंस आएगा? पहले तो ये सोचना पड़ेगा, क्या कोई डिफरेंस आएगा? पहले तो ये सोचना पड़ेगा, है ना। सुनना ध्यान से। जैसे मान लीजिए, आदम आराम से समझते हैं ना। मान लीजिए जैसे सपोज के लिए 3 लोग हैं, राम श्याम घनश्याम, और मान लीजिए कि 5 बुक्स थी बांटनी, B1, B2, B3, B4, B5, है ना, ये 5 बुक्स थी। ये डिफरेंट है, ये B1, B2, B3, B4, B5 बतला रहे हैं। और दूसरा हम लोग बोल रहे हैं कि 5 आइडेंटिकल बुक है। आप सोचिएगा और सोच के आपको जवाब भी देना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा तो ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ाएगा। जैसे मान लो कि बुक 1 मैंने इसको दी, बुक 2 इसको दी और बुक 3 इसको दे दी। देखिए पहली वाली किताब जो है, ये पहली वाली किताब मैंने इसको दी, दूसरी वाली इसको दे दी और तीसरी वाली इसको दे दी, चौथी वाली राम को दे दी फिर से, और 5वीं वाली मैंने श्याम को दे दी। एक तो ये किया मैंने। और दूसरा काम क्या किया मैंने कि जैसे अब एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया मैंने 5 किताबों का। एक मैंने ऐसा किया कि बुक 1 श्याम को दे दी, बुक 2 घनश्याम को दे दी, बुक 3 राम को दे दी, थर्ड वाली बुक, और बुक 4 फिर से राम को दे दी, और बुक 5 घनश्याम को दे दी। सबसे पहले क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कि क्या ये दोनों डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है? क्या ये दोनों डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है या सेम डिस्ट्रीब्यूशन है? पहला आंसर आपको क्या करना है कि क्या ये दोनों डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है या सेम डिस्ट्रीब्यूशन है ना। क्या ये दोनों डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है या सेम डिस्ट्रीब्यूशन है? डिफरेंट। तो बहुत ऑब्वियस है कि 2 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें बुक 1 बुक 4 राम को मिला, बुक 2 बुक 5 राम को मिला, इसमें बुक 3 घनश्याम को मिला, इसमें बुक 3 बुक 4 राम को मिला। तो राम से पिछली दफा की अपेक्षा पूछेगा तो बोलेगा डिफरेंट मिला है। बुक 1 बुक 5 श्याम को मिला और बुक 2 घनश्याम को मिला, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। सुनिएगा ध्यान से। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इस अलाइक में भी मैं उसी तरह का कुछ करने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं इस अलाइक में? देखिएगा ध्यान से कि मैंने जैसे बुक 1 पहले इसको दी, फिर बुक 2, फिर बुक 3, बुक 4 और बुक 5। तो मैंने ये जो पहले नंबर की किताब थी वो राम को दे दी, फिर ये दूसरे नंबर की किताब श्याम को दे दी, और फिर ये बुक तीसरे नंबर की किताब घनश्याम को दे दी, और चौथे नंबर की किताब राम को, और 5वें नंबर की किताब घनश्याम को दे दी। अब फिर से ये वाला किया कि जो तीसरे नंबर का किताब है वो मैंने राम को दिया। फिर हमने क्या किया कि जो पहले नंबर का किताब है वो श्याम को दे दिया, और जो दूसरे नंबर का किताब है ये वाला, ये हमने दिया घनश्याम को, और चौथा वाला फिर से राम को, 5वां वाला घनश्याम को। क्या ये दोनों डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा? क्या ये दोनों डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा? फिर से एक बार बतलाना है आपको कि आर द 2 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। तो मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया कि ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, क्योंकि एक्चुअली बुक अलाइक है। तो अल्टीमेटली राम को इस केस में 2 किताब मिली, श्याम को 2 किताब मिली और घनश्याम को 1 किताब मिली, और इस केस में भी राम को वही 2 किताब मिली, क्योंकि आइडेंटिकल था। तो फर्क महसूस ही नहीं हुआ राम को, श्याम को भी नहीं हुआ, घनश्याम को भी नहीं हुआ। अरे किसी एक को फर्क महसूस हुआ होता तब तो हम लोग बोल रहे थे डिफरेंट है। जब तीनों ने सेम ही आंसर दिया कि भाई मेरे को तो पिछली बार भी 2 किताब मिली थी, अभी भी 2 मिली, और श्याम को घनश्याम को 1 मिली, तो जब दोनों के आंसर दोनों ही बार में सेम है तो डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट कैसे हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम हो गया। तो अब मेरा एक नेक्स्ट सवाल आता है कि अगर आपने इस प्रोसेस को समझाओ
तो पहली चीज तो आपको फर्क महसूस पता चला कि भाई डिफरेंट चीजों को जब बांटते हैं और अलाइक चीजों को बांटते हैं तो देयर इज अ डिफरेंस। पहली चीज तो ये एक्नॉलेज करें कि भाई जब डिफरेंट को बांट रहे हैं और अलाइक को बांट रहे हैं तो डिफरेंस आ रहा है। पहली चीज तो ये हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। तो यानी अगर ये एक्नॉलेज कर रहे हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी इसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि बच्चा इतना गधेबनी की हरकत करता है कि देख के शर्म आ जाती, उसको तो नहीं आती। अब जिसने पढ़ाया वो मना कर देगा कि यार मैंने नहीं पढ़ाया भाई, इसको साला गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया मैंने तो कि भाई देखा कर अलाइक है डिफरेंट है, अलाइक है डिफरेंट है। वो क्या कर रहा है, डिफरेंट की जगह अलाइक का फॉर्मूला लगा रहा है, अलाइक की जगह डिफरेंट का फॉर्मूला, वो मस्त एकदम भांग खा के। तो भाई अगर इस चीज को आपने एक्नॉलेज किया तो उसको प्रॉब्लम में भी एक्नॉलेज कीजिएगा कि जब आप कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो पहले ये जरूर चेक कीजिएगा कि नेचर क्या है, क्या अलाइक चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या डिफरेंट चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग में जरूरी है। अच्छा, अब ये चीज समझ में आ गई सर, डिफरेंट और अलाइक में डिस्ट्रीब्यूशन तो अलग हो रहे हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थिंग विच विल मेक डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन अलाइक। अलाइक ऑब्जेक्ट्स को जब आप बांट रहे हो तो क्या ऐसी चीज होगी जो डिस्ट्रीब्यूशन को डिफरेंट बनाएगा। अलाइक को बांट रहे हो और जब आप डिफरेंट को बांट रहे हो तो क्या ऐसी चीज है जो डिस्ट्रीब्यूशंस को डिफरेंट बनाएगा। आप समझ रहे हो, मुझे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस बदलाने टोटल इन हाउ मेनी वेज आई कैन डिस्ट्रीब्यूट इट, इन हाउ मेनी वेज आई कैन डिस्ट्रीब्यूट इट, मतलब इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज आई कैन डिस्ट्रीब्यूट इट। कोई बोले कह रहे सर इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, फिर से वही बोल दे इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, तो डिफरेंट थोड़ी हुआ, वो तो सेम ही है। उससे वो दो मेथड थोड़ी काउंट होंगे। तो यानी मेरा नेक्स्ट सवाल आप लोगों से, आप सोच के बतलाइएगा। पहली चीज तो ये समझ में आ गया कि डिफरेंट अलाइक में डिफरेंस है, तो हमें ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करते वक्त भी ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये पूछ रहा हूं कि अलाइक ऑब्जेक्ट्स को जब हम बांट रहे हैं बच्चों, तो क्या ऐसी चीज है जो डिस्ट्रीब्यूशन को डिफरेंट बनाएगा। और जब आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बांट रहे होगे तो क्या ऐसी चीज है जो डिस्ट्रीब्यूशन को डिफरेंट बनाएगा। दोनों ही केसेस में आप बताइए, इवन तो आपको दोनों का पता हो तो भी लिखिए, क्योंकि सिर्फ महसूस कर पाए और बोल नहीं पाए तो प्यार पका नहीं है अभी। अलाइक में जब हम बांटते हैं तो कितना बांट रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे इसमें हमने इसको भी 2 दिया, इसको भी 2 दिया, इसको 1 दिया और फिर दूसरी बार भी 2 2 1 दिया, तो अलाइक में डिफरेंट नहीं है। हां, लेकिन इसको 2, इसको 1, इसको 2 दिया होता, 2 इसको 1 इसको 2 इसको, तो ये डिफरेंट हो जाता। यानी कि किसको हम कितना ऑब्जेक्ट दे रहे हैं अलाइक में, किसको हम कितना ऑब्जेक्ट दे रहे हैं अलाइक में, वो एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट करेगा। और डिफरेंट में तो दोनों चीजें ही करेंगे कि क्या दे रहे हो और कितना दे रहे हो। डिफरेंट में दोनों ही चीजें कि क्या दे रहे हो और कितना दे रहे हो। मतलब क्या दे रहे हो से भी चेंज हो जाएगा, कितना दे रहे हो से भी चेंज हो जाएगा। जैसे 2 2 1 ही दिया, लेकिन उसमें क्या दे रहे हो उससे चेंज हो सकता है, जैसे कि ये केस। दूसरी बात कितना दे रहे हो, जैसे इसको 5 दे दिया, इसको 0, इसको 0, इसको 0, इसको 5, इसको 0, तो इससे भी डिफरेंस आ जाएगा। तो यानी इस चीज को हमको नोटिस करना पड़ेगा, सिर्फ नोटिस करने से काम नहीं चलेगा। व्हेन आई एम अप्लाइंग इन द प्रॉब्लम, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस तरह की चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये तो फर्क महसूस हो गया, लेकिन अब फर्क महसूस होने के साथ अब ये भी तो पता चलना चाहिए ना भाई कि कितनी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आते हैं, है ना। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मेथड देख रहे हैं जिससे आपको बहुत अपनापन लगेगा, है ना। यू विल फील कि अरे यार ये तो अपना ही है। इसको हम लोग ऐसे कहते हैं बेगर्स मेथड। क्या कहते हैं इसको, बेगर्स मेथड। अलग अलग जगहों पे इसी को समझाने के तरीके थोड़े अलग हो जाते हैं, बाकी काम सब एक ही करते हैं, है ना। बेगर्स मेथड पे आते हैं। बेगर्स मेथड में हम लोग क्या कह रहे हैं कि मान लो क्या, मान लो कि आपके पास 10 आइडेंटिकल सिक्के हैं। कितने आइडेंटिकल सिक्के हैं, 10, 3 4 5, है ना, 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आइडेंटिकल सिक्के हैं।
और हमें मान लो 3 भिखारियों में बांटना है, एंड द भिखारीज आर B1 B2 B3, है ना। 10 आइडेंटिकल कॉइन्स, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 बेगर्स B1 B2 और B3, इनमें बांटना है। कैसे बांटे, सुनिएगा ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं कि जितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उससे एक कम फेक कॉइन क्या करना है, सुनने। जैसे 10 लोगों में भी बांटना पड़ सकता है, मुझे नहीं पता कितने लोगों में बांटना है, लेकिन अभी 3 लोगों में बांटना है। तो जितने लोगों में बांटना है उससे एक कम फेक कॉइन इसमें इंट्रोड्यूस कर दो, मतलब इस तरह का। जैसे 3 लोगों में बांटना है तो कितने फेक कॉइन हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, 2। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि आंसर कैसे आएगा और फिर मैं बताऊंगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है, सुनेंगे ध्यान से। तो हम लोग को 10 सिक्कों को बांटना है 3 भिखारियों में। तो मैंने क्या बताया कि जितनों में लोगों में बांटना है, अलाइक चीजों की बात होगी, है ना। अलाइक चीजों की जब बात करेंगे तभी ये बेगर्स मेथड लगेगा। अलाइक चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट चीजों की बात कर रहे हैं। अब ये मत पूछना उसको कैसे बांटते हैं, उसके 2 तरीके ऑलरेडी बतला रखे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन और राम श्याम घनश्याम वाला जो तरीका लिया था जिसमें हमने ग्रुपिंग करके भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो वो सारी चीजें बतलाई हुई हैं, पढ़ने की जरूरत है बस, बाकी तो सब हो चुका है। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर मान लीजिए कि आपको आइडेंटिकल चीजों को 3 बेगर्स में बांटना है तो हम जितने लोगों में बांटना है उससे एक कम फेक कॉइन डाल देंगे इसमें। तो कितने हैं 3, कितने फेक कॉइन आएंगे 2। अब आंसर तक कैसे पहुंचा जाएगा कि जितनी तरीके से इसका अरेंजमेंट होगा वही आंसर है। तो बच्चों इसको कितनी तरीके से आप अरेंज कर पाएंगे, 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, जिसको आप एनसीआर के फॉर्म में 12C2 लिख सकते हो या 12C10, जो भी आपकी इच्छा पड़े वो लिख सकते हो, है ना, 12C2 या 12C10। अब बोलोगे सर इसके अरेंजमेंट से ये बट कैसे गया, मेरी समझ में नहीं आया, तो वो समझा देता हूं मैं। आप देखो जब इसको बांट रहे होगे इन 10 सिक्कों को इन भिखारियों के बीच में, तो जितने भी ये अरेंजमेंट मैंने लिखे हैं, जितने भी मैंने ये अरेंजमेंट लिखे हैं, हर एक अरेंजमेंट एक तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन का, इज अ मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक तरीका इसमें से क्या है, एक मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब बोलोगे सर नहीं समझ में आ रहा है, सुनेंगे ध्यान से तभी समझ में आएगा। जैसे ये इसमें से एक अरेंजमेंट है, जैसे इन 12 को मैंने अरेंज किया इतनी तरीके से 12C2 या 12C10 या ये जो भी लिख लो, है ना। तो ये एक अरेंजमेंट है ना, इसमें ये एक तरीके से इसमें ऐसे अरेंज हुआ होगा। तो ये अरेंजमेंट एक पॉसिबल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। आप बोलोगे कैसे सर, बताइए सर। तो फेक कॉइन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये बात समझते हैं, ठीक है ना। ये फेक कॉइन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये फेक कॉइन क्या कर रहा है, जैसे मान लें मैंने 2 फेक कॉइन अगर एक लाइन में लगा दी ऐसे, है ना, तो ये इस पूरी रेखा को, इस पूरी लाइन को, जो कि नहीं दिख रही है लाइन, बट आप ऐसे फील कर सकते हैं कि एक लाइन है यहां पे, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब बोलोगे सर कैसे, तो देख सकते हैं आप कि इसके 3 पार्ट ऐसे दिखेंगे आपको कि एक इस सिक्के के, इस फेक कॉइन के पहले का हिस्सा, एक इन दोनों के बीच का हिस्सा और एक इसके बाहर का हिस्सा। अब जितने कॉइन उधर पड़ेंगे वो B1 को मिलेंगे, जितने कॉइन इधर मिलेंगे वो B2 को, और जितने कॉइन इधर मिलेंगे वो B3 को मिलेंगे। जैसे एक अरेंजमेंट ये है 12C2 का, तो यानी बेगर नंबर 1 को इधर कितने कॉइन है, 0, तो 0 मिला। बेगर नंबर 2 को कितने कॉइन मिले, 0, और बेगर नंबर 3 के पास सारे सिक्के पहुंच गए। अब इसको अरेंज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे वन ऑफ द अरेंजमेंट यू कैन ऑल्सो गाइड मी, आप बताइए कि आप 3 भिखारियों में कैसे कैसे इन 10 सिक्कों को बांटना चाहते हैं। जैसे कोई बोलता है कि सर मैं 4, 4 और 2 देना चाहता हूं, पहले बेगर को 4, B2 को 4 और B3 को 2। तो यानी कि आप सोचो कि पहले 4 कॉइन आ जाएंगे, फिर एक फेक कॉइन आएगा, फिर 4 कॉइन आ जाएंगे, और फिर एक फेक कॉइन आ जाएगा, और फिर 2 कॉइन आ जाएंगे। यानी आप फील कर लो कि टोटल, है ना, जो अरेंजमेंट्स होंगे वो सारे अरेंजमेंट कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। कोई बोले सर 4, 4, 2 हो गया, 2, 4, 4 कैसे बटेगा, तो आप सोचो पहले फेक कॉइन के पहले 2 कॉइन, फिर बीच में 4 और फिर आगे भी 4। तो आप समझ रहे हो ना कि इसका ये भी अरेंजमेंट है, ये भी अरेंजमेंट है, और ये भी अभी मैंने इधर 2 इधर 4 इधर 4 रखा, वो भी एक अरेंजमेंट है। तो आप जितनी भी अरेंजमेंट दोगे वो सब क्या है, एक पॉसिबल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, सब एक पॉसिबल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो सीधा सीधा हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला दे सकता हूं, बट फॉर्मूला रटने का कोई फायदा नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, जितने भी सिक्कों को बांटना है, जितनी भी चीजों को बांटना है, उसमें हम कितना फेक कॉइन मिलाएंगे, जितने लोगों में बांटना है उससे एक कम, और फिर उसको क्या कर देना, चुपचाप से अरेंज कर देना।
वो सारे तरीके होंगे, जितने अरेंजमेंट है सब एक तरीका है। जैसे कोई बोले कि अरे 4 भिखारियों बांटना है सर, तो 4 भिखारियों बांटना है तो कितने फेक कॉइन एंड होंगे? 3, क्योंकि 3 फेक कॉइन जब तुम रखोगे तभी ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा ये लाइन, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। और अब जितनी तरीके से इन सिक्कों को इसके साथ अरेंज करोगे, सारे के सारे तरीकों में कभी इस सिक्के के पहले कुछ पड़ेगा, कुछ इन दोनों के बीच में, कुछ इन दोनों के बीच में, कुछ इन दोनों इसके इधर, और वो सारे तरीके बढ़ जाएंगे। अब कोई बोले कि सर मान लीजिए कोई रिस्ट्रिक्शन होता है, जैसे अभी तो आपने सर रिस्ट्रिक्शन लिया ही नहीं कोई, आपने तो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लीजिए रिस्ट्रिक्शन होता है कि हर एक भिखारी के घर का चूल्हा जले, या फिर यूं रहे कि हर एक भिखारी को एक एक सिक्का मिले। तो बेटा देखो, जब डिफरेंट था तब मैंने ये करने से आपको मना किया था, याद करो, कि एक एक बांट दिया और फिर बचे हुए को बांट दिया, वो मत करना। वहां पे जो पहले बटा और फिर जो बाद में बटा वो उल्टे हो सकते थे, तो वहां रिपीटिशन के चांसेस थे। बट यहां कोई रिपीटिशन नहीं है, क्योंकि सब सिक्के आइडेंटिकल है, तो पहले जो पढ़े फिर बाद में जो पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दे आर आइडेंटिकल। तो अगर कोई बोलता है कि सबको एक एक सिक्का मिलना चाहिए, तो चुपके से एक एक सिक्का सबको दे दो, और एक एक सिक्का देने के बाद अब जो बच गया उसका अरेंजमेंट कर दो। अब कितनी चीजें बच गई? 7 और प्लस 2 9, यानी कि उसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, या तो 9c2 लिख दीजिए या 9c7 लिख दीजिए। अगर ये बात समझ में आती है, गले के नीचे उतरती है, तो यस लिखिए फटाफट से, और कोई चीज डाउट है तो उसको फटाफट से लिख के बतलाइए। चलिए, तो मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ चुका है, तो समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए कुछ सवाल करके देखते हैं बच्चों इसी पे। तो मेरे ख्याल से अलाइक को डिस्ट्रीब्यूट करना आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है, और आप दाएं हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये सवाल है आपके पास, पहला, अ शेल्फ कंटेन्स 6 सेपरेट कंपार्टमेंट्स, नंबर ऑफ वेज इन विच 12 इंडिस्टिंग्विशेबल मतलब अलाइक मार्बल्स कैन बी प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट सो दैट नो कंपार्टमेंट इज एम्प्टी। है जी, करिए। यस, सिंपल सा बच्चों कि 6 सेपरेट कंपार्टमेंट्स हैं, यानी कि 6 भिखारी हैं एक तरीके से, है ना। 6 क्या है आपके पास? बेगर्स हैं। कंपार्टमेंट्स को भिखारी बना दीजिए। अब आपके पास वो पावर आ चुकी है जिससे आप किसी को भी भिखारी बना सकते हैं बच्चों, है ना। अब आपके पास वो पावर है, तो हमने कंपार्टमेंट्स को भिखारी बना दिया, और वो जो 12 अलाइक मार्बल्स हैं उसको हमने आइडेंटिकल कॉइन्स का नाम दे दिया। अब बोल रहा है कि हर एक में कम से कम 1 होना चाहिए, तो भाई 6 बेगर्स को कम से कम 1 दे दिया, तो बच कितने गए? 6। एक एक सबको दे दिया, क्योंकि हर एक कंपार्टमेंट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, नो कंपार्टमेंट इज एम्प्टी, और ये अलाइक का मामला है, तो आप पहले दे सकते हैं ना। तो हाल कि पहले हमने दे दिया एक एक, तो बच गए कितने? 6। तो 6 को 6 भिखारियों में, तो मतलब 6 कॉइन और प्लस 5 आइडेंटिकल 5 फेक कॉइन, क्योंकि जितने भी बेगर से बांटना है उससे एक कम फेक कॉइन लगेगा। तो अगर उससे एक कम फेक कॉइन लगेगा तो कितने फेक कॉइन लगेंगे? 6 बेगर से तो 5, तो टोटल कितनी चीजों का अरेंजमेंट? 6 + 5 अपॉन 6 और 5, क्योंकि ये आइडेंटिकल्स हैं, है ना। तो 11c5 और 11c6, जो भी आप लिखना चाहें, है ना। तो अगर क्लियर है तो एक बार यस लिख दीजिए, सो दैट कि हम लोग आगे बढ़ सके अगले सवाल की तरफ। नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + y + z = 102। यस, तो नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + y + z = 102। तो देखना, हम लोग के लिए फिर से अब क्या है, वेरिएबल को भी मैं किस नजर से देख रहा हूं? भिखारी वाली नजर से। मेरे लिए वेरिएबल भी क्या है? एक भिखारी हो गया है। वेरिएबल भी क्या हो गया? एक भिखारी हो गया। देखिए x y z, तो 3 बेगर्स हैं जिसमें हमें ये 102 सिक्के बांटने हैं। समझ पा रहे हैं आप? 102 सिक्कों को इन 3 बेगर्स में बांटना है। अब बोलोगे सर कैसे बांटे? तो नेचुरल सॉल्यूशन चाहिए बच्चों, यानी कि तीनों वेरिएबल में कम से कम 1 मिलना चाहिए। तो तीनों में अगर 1 मिलना चाहिए तो यहां कितना बच जाएगा? 99। तीनों को एक एक दे दिया, सो दैट कि अब जो सॉल्यूशन बने वो नेचुरल बने, तो हमने 99 बच गए। अब 99 को 3 भिखारियों में बांटना है, तो 2 फेक कॉइन, तो 2 फेक कॉइन तो 101c2, वही 99 + 2 और अपॉन 99 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, मतलब 101c2, मतलब सीधा सीधा कितना आ जाएगा बच्चों? 5050। आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन है ना, 5050। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप इट इज क्लियर। किसी को नहीं समझ में आया डाउट पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी दिस, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। देखिएगा, अब बोला इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को निकालना अगर है तो एक और नया वेरिएबल आप ऐड कर दीजिए। इसमें क्या कीजिए बच्चों? एक नया वेरिएबल ऐड कर दीजिए। मान लीजिए उस नया वेरिएबल का मैंने नाम बोल दिया W।
और ये ऐड कीजिए सच दैट कि सम 30 पहुंच जाए। ये ऐड कीजिए इस तरीके से कि सम 30 पहुंच जाए। इसको हम लोग एक नाम भी देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डमी वेरिएबल। तो आई हैव एडेड डमी वेरिएबल। अब बोलोगे इससे फायदा क्या हुआ सर? सुनना ध्यान से। अगर कोई कहता है बच्चों कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज लेस देन इक्वल टू 30 का सॉल्यूशन, तो इस इनइक्वालिटी में बहुत सारे इक्वेशंस हैं। जैसे इसमें एक इक्वेशन ये होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये सम लेस देन इक्वल टू 30 चाहिए तो क्या क्या हो सकता है? ये सम 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, कहां तक जाएगा? 30 हो सकता है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी लेस देन इक्वल टू कोई 30 कह रहा है तो क्या क्या सम हो सकता है? ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 या फिर 30। अब देखना w ऐड करने से क्या हुआ कि मान लीजिए कि जब आप 30 को इन पांचों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और w ने 30 ले लिया, तो जैसे ही w ने 30 लिया आपके पास किसका सॉल्यूशन आया? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 0 का। अगर मान लो w ने 29 रख लिया तो यानी आपके पास सॉल्यूशन किसका आया? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 1 का। अगर w ने 28 रख लिया तो आपके पास किसका सॉल्यूशन आया? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 2 का। और ऐसे ही करते करते अगर मान लो w ने 0 रखा तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 30 का। यानी इसमें ये सारे सॉल्यूशंस इंक्लूडेड होंगे, ये सारे सॉल्यूशंस इंक्लूडेड होंगे। तो इसको तो सॉल्व करना आता ही है कि 30 को 5 भिखारियों में बांटना है। क्या एक देना जरूरी है? नहीं, इस बार नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात हो रही है, यानी कि 0 अलाउड है। तो 30 को अगर 5 भिखारियों बांट रहे हो तो 4 फेक कॉइन आएंगे, एक कम। यानी कितनी चीजों का अरेंजमेंट होगा? 30 प्लस 4, यानी 34 चीजों का अरेंजमेंट होगा। तो 34C4 या फिर 34C30। क्लियर है? तो यस लिखिए फटाफट से। चलिए, मेरे ख्याल से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स विथ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स विथ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स दैट लाई इनसाइड अ ट्रायंगल whose coordinates are 0 0 0 1 0 2 and 1 0 2 0. Number of points with integral coordinates that lie inside a triangle whose coordinates are 0 0 0 1 0 2 and 1 0 2 0. ओके बच्चों, तो वो देखते हैं कि क्या खेल है इसका, है ना। तो हम लोग बोल रहे क्या कि 1 0 2 0 इधर कहीं होगा और इधर ही ले लेते हैं। शायद कुछ ऐसा है कि ये है पॉइंट आपका 1 0 2 0, ये पॉइंट है आपका 0 1 0 2 और ये पॉइंट है बच्चों आपका 0 0। तो बोल रहे क्या कि नॉट ऑन साइड्स, है ना। नंबर ऑफ पॉइंट विद इंटीग्रल कोऑर्डिनेट दैट लाई इनसाइड अ ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए बच्चों। यस प्रथमेश, करेक्ट आंसर। तो इसके अंदर होना चाहिए। देखो दोनों ही तरीके हैं। अभी तो एक पीएनसी से भी हम कर सकते हैं, लेकिन पीएनसी वाला तरीका जनरल नहीं है। जैसे अभी लाइन है तब तो ठीक है, पीएनसी वाला तरीका अप्लाई हो जाएगा, बट सर्कल हो जाए या कुछ ऐसी चीज हो जाए तो फिर ये फैल जाएगा, है ना। तो हम लोग कि जो पीएनसी वाला तरीका वो लाइन में वर्क कर जाएगा, लेकिन जनरली आपको क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर दूसरा कोई कर्व है तो आपको काउंटिंग से ही जाना पड़ सकता है। चलिए काउंटिंग से भी देख लेते हैं यार, इसमें क्या बुराई है। तो एक तरीका तो हम लोग चलो काउंटिंग से देख लेते हैं भाई। अच्छा, कैसे देख सकते हैं कि जैसे देखना, हम लोग बोले कि एक पॉइंट है यहां पे बच्चों 1 0, ये भी ध्यान रखना साइड पे, साइड वाले नहीं लेने हैं, है ना, साइड्स वाले नहीं लेने, अंदर वाले। तो हमने बोला कि x इक्वल टू 1 वाली लाइन ले लेते हैं पहले। तो बच्चों इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 2। आई होप यू ऑल अग्री विद दिस, है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 2। तो जैसे 1 0 यहां है तो जो नेक्स्ट इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1 1 आएंगे जो अंदर है। अब पहला पॉइंट है ये ना, दूसरा 1 2 आएगा, और ये जो पॉइंट यहां वाला है, तो अगर x कोऑर्डिनेट 1 है तो y कितना हो गया? 1 0 1। कोई बोले अरे सर 1 1 से 1 1 0 1 तक जा रहा है। नहीं रे, 1 1 0 1 फिर से साइड पे आ गया, उसको नहीं लेना है, उसके नीचे वाले तक लेना है, यानी 1 1 0 तक लेना है। तो यानी कि इस वाली लाइन पे x इक्वल टू 1 वाली लाइन पे कौन कौन से पॉइंट्स आए? एक तो 1 1 1 2 1 100, यानी टोटल कितने पॉइंट्स आए बच्चों? 100, है ना। टोटल कितने पॉइंट्स आए? 100। इधर लिख देता हूं। फिर अगला कौन सी लाइन होगी बच्चों? x इक्वल टू 2 वाली। 2 वाली पे अगर देखोगे तो ये 2 0 फिर से साइड पे, इसको नहीं लेंगे। फिर 2 1 से चालू होगा
और ये यहां पे 2,100 आएगा क्योंकि सम इसका 102 आ रहा है। ये पॉइंट नहीं लेंगे, इसके नीचे वाले तक लेंगे, मतलब 2,99 तक। मतलब x इक्वल टू 2 वाली लाइन पे 2,1 से 2,99 मतलब कितने आ गए 99। फिर ऐसे ही अगले वाले पे जाओगे तो 98 और ऐसा करते करते आपका वैसे तो 0 या 1 तक जाएगा। क्योंकि देखो इसके पहले वाला लाइन कौन सा होगा बच्चों, 101 वाला, यहां पे 0 पॉइंट्स आएंगे क्योंकि 101,0 और ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे ये भी साइड पे ही आएगा 101,1। लेकिन हाँ इसके पहले वाला जब देखोगे 100,0 और ये 100,2 तो इसके बीच में एक पॉइंट आ जाएगा 100,1। यानी आप समझ रहे हो कि 199 करके 1 तक जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 5050। इजीली परमुटेशन से भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सवाल को। अब बोलोगे कैसे सर, सुनना ध्यान से। परमुटेशन से पहले इस रीजन को डिफाइन करते हैं, इस अंदर वाले रीजन को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं इस अंदर वाले के रीजन को? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x पॉजिटिव होगा। क्या x 0 हो सकता है? नहीं, क्योंकि x इक्वल टू 0 फिर से साइड पे आ जाएगा। x इक्वल टू 0 फिर से साइड, तो x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। कोई बोले y भी पॉजिटिव होगा और साथ ही साथ इंटीजर भी होगा क्योंकि इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है ना। और इस लाइन के नीचे मतलब x प्लस वाई लेस देन 102, x प्लस वाई लेस देन 102। तो जैसा अभी मैंने खेल बताया कि क्या इक्वल टू 102 हो सकता है? नहीं, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 102 फिर से साइड पर आ जाएगा, तो यानी लेस देन 108। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा बॉस। इस केस को भी सॉल्व करना सिखा रहे थे। कैसे सिखा रहे थे? तो साहब इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि एक डमी वेरिएबल ऐड कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 108। x और y और z ये सब क्या होने हैं? इंटीग्रल, है ना। तो यहां पे सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि क्या x 0 हो सकता है? नहीं, क्योंकि x 0 से बड़ा है, यानी कि x की लोएस्ट वैल्यू को तो 1 होना पड़ेगा, y की लोएस्ट वैल्यू को भी सिमिलरली 1 होना पड़ेगा। अब कोई पूछे z 0 हो सकता है क्या? अगर आपका आंसर फिर से हाँ आ गया कि अरे z 0 हो सकता है, तो फिर से आप गलती कर बैठे। जल्दबाजी में काम नहीं करना है, सोच के ढंग से काम करेंगे। तो z 0 लेते ही क्या हुआ कि x प्लस वाई 102 आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 102 फिर से साइड पे आ रहा है, अंदर का सोचना है। तो यानी z भी 0 नहीं हो सकता, यानी हमें इसका नेचुरल सॉल्यूशन ही चाहिए होगा। यानी 0 0 0 नहीं हो सकता है, मतलब 1 1 1 से चालू हो सकता है। तो यानी फिर से यहाँ 99 बच गया बच्चों, और 3 बांट दिया हमने एक एक, और 99 को 3 भिखारी मतलब 2 फेक पॉइंट, तो 101 C2 दैट इज 5050। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया हो तो एक बार यस लिख दीजिएगा सो दैट कि हम अगले सवाल पे चलें। ओके, नेक्स्ट सवाल। इन हाउ मेनी वेज 30 marks can be allotted to 8 questions if at least 2 marks are to be given to each question, assuming the marks are to be allotted in non-negative integral values। 30 चीजों को 8 क्वेश्चन में बांटना है, 30 मार्क्स को, और एटलीस्ट 2 मार्क्स, यानी 16 मार्क्स तो चले गए। अब क्वेश्चन भी मेरी नजर में भिखारी हो रहे हैं, क्वेश्चन भी मेरी नजर में भिखारी हो रहे हैं, और मार्क्स मेरे लिए सिक्के हो रहे हैं ना। तो हमने बोला कि अगर 2 मार्क्स सबको देना है 8 क्वेश्चन को, तो 16 तो हो गए, तो बच कितने के? 14 मार्क्स को 8 क्वेश्चन में बांटना है ना। तो यानी फेक कॉइन कितने आएंगे? अगर 8 क्वेश्चन है मतलब भिखारी हो गए 8, तो 7 फेक कॉइन आएंगे, तो 14 प्लस 7 21, तो 21C7 या 21C14। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड, व्हाइट, ब्लू एंड ग्रीन balls. Balls are all alike except for the color. Find the number of ways in which 10 selections can be made and number of ways in which each selection of 10 balls contain balls of all 4 different colors. दिख रहा है कि 4 balls हैं और अनलिमिटेड हैं सब जगह, है ना, और बोला है कि 10 balls इसमें से सेलेक्ट करने हैं। तो ऐसा सोच सकते हैं कि आप इनको भिखारी मान लीजिए चारों को, और आप 10 balls निकाल लीजिए इनमें से, है ना। या फिर ऐसे सोच लीजिए कि रेड वाला x1 आ गया, व्हाइट वाला x2 आ गया, ब्लू वाले x3 आ गए और ग्रीन वाले x4 आ गए, और टोटल कितने निकालने हैं? 10। तो यानी कि सबका सम 10 हो गया। या तो ऐसे सोच लीजिए कि हमने बोला भाई रेड वाला x1 आ गया, फिर व्हाइट वाला x2 और ब्लू वाला x3 और ग्रीन वाला x4, और इसका सम 10। अब लेकिन एक कंडीशन और है कि इन विच अ सिलेक्शन ऑफ 10 balls कैन बी मेड। ये तो पहला वाला बहुत ईजी है। तो 10 को आप जितना बांट दो, जैसे कोई बोले कि सर मैंने इसको 5 दे दिया, इसको 5 दे दिया, मतलब 5 रेड बॉल ले लिया हमने और 5 व्हाइट बॉल ले लिया। ब्लू और ग्रीन कितना लिया? 0 0।
कोई बोले सर 4 4 1 1, तो हमने बोला 4 रेड ले लिया, 4 व्हाइट ले लिया, 1 ग्रीन ले लिया और 1 ब्लू ले लिया। तो ऐसे हो रहा है, बट रहा है ना। तो यानी हम 10 को अगर जितनी तरीके से बांटेंगे उतनी तरीके से निकाल पाएंगे। तो 10 को 3 फेंक पाएंगे तो 13C3, यानी पहले का आंसर हो गया 13C3। लेकिन दूसरे में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच ई सिलेक्शन ऑफ 10 बॉल्स कंटेन्स बॉल्स ऑफ एटलीस्ट 1 कलर, यानी कम से कम बॉल्स ऑफ ऑल 4 डिफरेंट कलर, मतलब चारों डिफरेंट कलर की बॉल होनी चाहिए। तो उसका सिंपल मतलब क्या होगा कि अगर चारों डिफरेंट कलर की बॉल होनी चाहिए तो यानी एक एक बॉल सबकी आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एक एक सबको बांट दो, तो बच गया 6। और 6 को अब 4 भिखारी में बांटोगे 3 फेक पॉइंट, तो दैट इज गोइंग टू बी 9C3, यानी एक का 13C3 और दूसरे का क्या आ जाएगा बच्चों 9C3। चलिए अगले पे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 एप्पल्स 3 ऑरेंजेस एंड 4 मैंगोज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राम श्याम एंड घनश्याम which receives none, one or more number of fruits. Fruits of the same species are alike. मतलब दोनों एप्पल्स कैसे होंगे अलाइक, तीनों ऑरेंजेस कैसे होंगे अलाइक, और चारों मैंगोज आर ऑल्सो अलाइक। और किसी को कितना भी मिल सकता है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि ईच चाइल्ड रिसीव्स नन, मतलब 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, या 1 से ज्यादा भी मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्लो होता हुआ मामला आप लोग का दिख रहा है, थोड़ा फास्ट होइए। दो नंबर ऑफ वेज इन विच 2 एप्पल्स 3 ऑरेंजेस और 4 मैंगोज, मतलब ये एप्पल्स तो आइडेंटिकल है ना, ये तो सिक्के हैं एक तरीके से। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि राम श्याम घनश्याम में अगर 2 एप्पल बांटने हैं तो यानी कि 2 सिक्के बांटने हैं एक तो 2 सिक्कों को अगर 3 लोगों में बांटना है तो कितने फेक कॉइन आएंगे 2, तो यानी कि 4C2, मतलब एप्पल्स को बांटने का तरीका हो गया 4C2। कोई बोले ऑरेंजेस को बांटने का तरीका सर, तो 3 ऑरेंजेस को 3 लोगों में बांटना है तो फिर से 2 फेक कॉइन, मतलब 5C2, 2 फेक कॉइन। फिर 4 मैंगोज को, क्योंकि ये भी आइडेंटिकल है, तो 2 फेक कॉइन 6C2, और तीनों को बांटना है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन विल से कि 4C2 इंटू 5C2 इंटू 6C2। तो लिख के बतला दीजिए अगर समझ में आ गया, यस तो है ना, नहीं तो फिर अगले पे चलते हैं। 9th, तो हम लोगों ने एप्पल बांट दिया, फिर ऑरेंजेस बांट दिए, फिर मैंगोज बांट दिया, और सबको बांटना है तो इसलिए मल्टीप्लाई कर। A supermarket offers ice creams in 10 different varieties. Ice creams of each variety are identical. मतलब 10 varieties हैं और हर एक variety में identical ice creams है। In how many ways 4 ice creams can be selected without any restriction? 4 आइसक्रीम सेलेक्ट करने हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। क्या अभी वाला जो एक कुछ सवाल कर रहे थे वैसा ही दिख रहा है? फिर से वैरायटी, जैसे वहां रेड व्हाइट ब्लू एंड ग्रीन दिख रहा था वैसे यहाँ भी है। और एटलीस्ट 2 आइसक्रीम्स ऑफ द सेम वैरायटी आर टेकन, मतलब कम से कम एक वैरायटी के 2 आइसक्रीम तो होनी चाहिए। ये 2 अलग अलग पार्ट है इसका। करिए जल्दी से करिए। यस ग्रेट। तो ले 4 वैरायटीज हैं, मान लो V1 V2 V3। तो चारों से मुझे क्या करना है, सॉरी 10 वैरायटीज, नॉट 4 वैरायटीज हैं, 10 वैरायटीज हैं इस बार, वैरायटीज 10 हैं इस बार। तो मतलब हमने बोला कि हर एक वैरायटी से मान लो कि हमने X1 X2 X3 टिल X10 आइसक्रीम्स उठा ली। मतलब पहली वैरायटी से मैंने X1 आइसक्रीम उठाया, दूसरे से X2, तीसरे से X3 और 10th वैरायटी से X10, और इसका सम 4 पहुंचना चाहिए दोस्त। तो ये तो ऐसे ही हो गया ना कि 4 में मान लो कि X1 दे दिया मैंने, तो यानी चारों अगर मैंने X1 को दे दिया मतलब कि वैरायटी 1 से चारों आइसक्रीम उठा लूंगा। कोई बोले 2 X2 को दे दिया, 2 X3 को दे दिया, मतलब वैरायटी 2 से 2 आइसक्रीम, वैरायटी 3 से भी 2 आइसक्रीम। कोई बोले मैंने X1 को दे दिया, X2 को, X3 को, X10 को दे दिया एक एक, तो यानी कि वैरायटी 1 से 1 आइसक्रीम, वैरायटी 2 से 1, वैरायटी 3 से और वैरायटी 10 से, मतलब जितनी तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतने ही तरीकों से हम आइसक्रीम्स निकाल सकते हैं। तो 4 को 10 में बांटो, मतलब वो करोगे तो आपके पास 9 फेक पॉइंट आएंगे। तो 9 फेक पॉइंट आएंगे तो 13C4 और 13C9 है ना, 13C4 और 13C9। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि दिस इज गोइंग टू बी 13C4। तो रवीश जी का सही है, बाकी आंसर्स तो मेरे ख्याल से गलत आए। एटलीस्ट 2 आइसक्रीम्स ऑफ द सेम वेराइटी आर टेकन। तो मैं क्या कहता हूं कि जब इसको 4 बांटे होंगे तो ऐसा हो सकता है ना किसी एक वैरायटी को 4 मिल गया होगा, तो क्या ये इनवैलिड है? मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि टोटल में से घटा रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट काउंट करने में टाइम लग सकता है। तो टोटल में से इनवैलिड हटा रहा हूं, सुनना ध्यान से।
तो अगर मान लो चारों के चारों एक ही वैरायटी से आया तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बोल रहे हैं एटलीस्ट 2 आइसक्रीम्स ऑफ द सेम वैरायटी आर टेकन। कोई बोले कि अच्छा मैंने 4 को, एक को 3 दे दिया, एक को 1, मतलब 1 से 3 निकाल लिया आइसक्रीम और 1 से 1, तो क्या ये इनवैलिड है? नहीं, कि बोल रहा है एटलीस्ट 2 आइसक्रीम्स ऑफ द सेम वैरायटी, तो इस वैरायटी के 2 आइसक्रीम्स होंगे जिससे भी 3 निकाला हुआ। कोई बोलेगा अरे सर 2-2, तो ये भी ठीक नहीं है, कम से कम 2 तो ये भी ठीक है क्योंकि 2-2 तो निकालना ही था। कोई बोले अरे सर 2-1-1, ये भी ठीक है क्योंकि एक वैरायटी से तो 2 आइसक्रीम आए। बस एक ही केस है जिसमें गड़बड़ हो रहा है कि जब आप 4 अलग अलग वैरायटी से एक एक आइसक्रीम निकाल रहे होंगे तो उसमें एटलीस्ट 2 वाला कंडीशन होल्ड नहीं किया हुआ। यानी कि हम लोग बोल रहे हैं बस ये वाला केस घटाना है, तो ये वाले केस कितने होंगे? तो 10 वैरायटी है और हर एक से एक एक निकालना है 4 से, तो 10 में से 4 वैरायटी सेलेक्ट कर लो और उससे एक एक निकाल लो। तो यानी सेकंड में क्या है, टोटल में से हमने इनवैलिड वाला हटा दिया, नहीं तो फिर ये भी ये भी ये भी ये भी ये सबको जोड़ के निकालना पड़ता है, जिसमें 1 2 3 4 केसेस हो जाते हैं कम से कम, है ना? तो देख लीजिएगा। और उसमें भी ऐसा नहीं है 4 वैरायटी का लिया एक से तो इसके 10 तरीके हो जाएंगे 10C1। फिर इसमें से जब लोगे तो फिर उल्टा भी होगा, जैसे कि इसमें हमने 10 में से 2 वैरायटी ले लेंगे, तो मान लो V2 और V5 आया तो फिर पलटी भी मानना पड़ेगा कि 3 V2 से 1 V5 से, या फिर 1 V2 से और 3 V5 से। इसमें पलटी नहीं मानना पड़ेगा, इसमें सिर्फ 10 में से 2 ले लो, फिर इसमें 3 बार पलटी लगेगा, तो वो फिर डायरेक्ट कैलकुलेट करने में दिक्कत है, मतलब आ जाएगा उससे भी, बट बेस्ट है क्या कि टोटल में से 10C4। क्लियर है? तो एक बार यस लिख दीजिए सो दैट कि हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर पाए।